नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यानी कि सबसे बड़ा राज्य सीटों के लिहाज से। और इसीलिए जो राजनीति होती नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो काफी बड़ा फोकस अयोध्या में होता हुआ, माफ कीजिए, देश में होता है। और देखिए कि ये बताया जा रहा है फिलहाल कि अनौपचारिक ही सही समाजवादी पार्टी से बातचीत शुरू हो गई है सीटों के बंटवारे को लेकर। जहां एक जो कांग्रेस की, उसका ये कहना है कि 2009 का जो फॉर्मूला है उस पर बात की जाए, जब 30 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो वहीं अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो वो 25 सीटों की कर रही है उत्तर प्रदेश, यानी कि स्टेट जो इकाई की वो ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि अभी यूपी जोड़ो यात्रा भी वहां से निकाली पूरे तौर पर उनको मोबिलाइज किया गया। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश कितना जरूरी, मैं आपको देना चाहती हूँ। आपको पता ही है कि 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है, और कल इसका पूरा एक रोड मैप बताया गया कि कहां कहां से कैसे कैसे होकर ये गुजरेगी। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भी ऐड कर लिया गया है, और सबसे ज्यादा वक्त इस पूरी यात्रा का उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला है। 11 दिन उत्तर प्रदेश में गुजारेंगे राहुल गांधी। 20 जिलों से होती हुई ये यात्रा गुजरेगी, और 1074 किलोमीटर की ये यात्रा उत्तर प्रदेश में कवर की जाएगी। 66 दिन की ये यात्रा है, और उस 66 दिन की यात्रा में 11 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में वाले हैं। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा। ये यात्रा मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री क्षेत्र वाराणसी से इसकी शुरुआत होकर ये प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा, इन सबको कवर करेगी, यानी कि इन 20 जिलों को कवर करेगी। अयोध्या नहीं जाएगी यात्रा, और 22 जनवरी, जिसको लेकर पूरा इवेंट जो तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि उसको ये लग रहा है काम तो उसने किया नहीं है इन 10 सालों में। अगर कोई एक आखिरी उम्मीद उसको है तो उसको लगता है कि राम मंदिर के सहारे ही उसको जीत इस बार मिल सकती है। और जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम मंदिर में 22 तारीख को, उस दिन ये यात्रा आसाम में होगी। तो इस यात्रा में अयोध्या शामिल नहीं है, बल्कि इस यात्रा में वाराणसी शामिल है, इस यात्रा में प्रयागराज शामिल है, अमेठी शामिल है, और इसमें रायबरेली शामिल है, आगरा भी शामिल है, और अलीगढ़ शामिल है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, लखनऊ और बरेली भी इसमें शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण वो जिले हैं जिनसे गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में टोटल 120 सीटें हैं लोकसभा की। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, और उसको उत्तर प्रदेश में मिली थी। और यही वजह है कि वो बार्गेनिंग स्थिति में नहीं, हाल जो रीजनल पार्टी हैं उनके साथ कर्नाटक और जीत हुई, उससे कांग्रेस के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद थे। और अब जो 3 राज्यों में हिंदी पट्टी के उसे हार मिली है, उसके बाद तो उसके हौसले जरूर पस्त हुए हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन और कांग्रेस फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी 2 बैठक हुई है, जहां पर कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक हुई। आपको पता है कि कांग्रेस ने एक अलायंस कमेटी बनाई थी, जिसमें कई जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इसमें शामिल थे, और उन्होंने एक तरह से अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है कई इंडिया अलायंस के जो राज्य की जो लीडर करने के बाद। और इसके साथ साथ मैनिफेस्टो कमेटी की भी कल कांग्रेस की बैठक हुई है। मैं आपको पहले सुनवाना चाहूंगी कि कल इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है। पहले आप वो सुनिए और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले नेशनल अलायंस कमेटी का गठन माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने करा, जिसमें अशोक गहलोत जी, सलमान खुर्शीद जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी और मुझे रखा गया। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ चर्चा करी गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के साथ किस तरह से हमारा समझौता रहे, कौन सी सीटों पर हम लड़े, कौन सी सीटों पर वो लड़े, इस पर विस्तार से चर्चा पिछले
कुछ दिनों में हमने अलग अलग बैठकों में करी और उसका ब्यौरा आज खरगे साहब के सामने राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के समक्ष हमने पूरी जानकारी रखी और ये सारी जानकारी रखने के पश्चात अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा। देखिए, कुछ दिनों पहले नेशनल अलायंस कमेटी का गठन माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब ने करा, जिसमें अशोक गहलोत जी, सलमान खुर्शीद जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी और मुझे रखा गया। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ चर्चा करी गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के साथ किस तरह से हमारा समझौता रहे, कौन सी सीटों पर हम लड़े, कौन सी सीटों पर वो लड़े, इस पर विस्तार से चर्चा पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग बैठकों में करी और उसका ब्यौरा आज खरगे साहब के सामने राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के समक्ष हमने पूरी जानकारी रखी और ये सारी जानकारी रखने के पश्चात अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। तो अभी आपने मुकुल वासनिक को यहाँ पर सुना और उन्होंने सीधे तौर पर आपको ये बताया कि किस तरह से चर्चा अब आगे और जो राज्य के लीडर्स हैं इंडिया गठबंधन के उनके साथ होगी, यानी कि सीट फॉर्मूले को लेकर लगभग एक तरह का एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, कुछ राज्यों के जो लीडर्स हैं और दूसरी जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से बयानबाजियों का दौर भी जारी है। ऐसे वक्त में जब एकजुटता दिखाने की जरूरत है सबसे ज्यादा, ये बयानबाजी के किसी तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकती है और क्या इस तरह की बयानबाजी से बचना नहीं चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यूपी में किस तरह की कांग्रेस की तैयारियां हैं, जिस तरह के सीट फॉर्मूले को लेकर बात हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 11 दिन तकरीबन वहां पर गुजारने वाली है और जिन जिलों को वहां कवर किया जा रहा है उससे कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता है, इस पर ही आज हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप देख सकते हैं दो खास मेहमानों को, बिलाल सब्जवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिलाल साहब आपका। और आप प्रोफेसर रविकांत जी को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जाना माना चेहरा हैं। रविकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से 11 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में गुजारने जा रहे हैं राहुल गांधी, 20 जिलों को वो कवर करेंगे, 1074 किलोमीटर इसमें कवर किए जाएंगे। कितना, इसी से ये जाहिर होता है कि कितना महत्वपूर्ण है यूपी कांग्रेस के लिए और वो अपनी खोई हुई जो साख है उसको बचाने की, उसकी जद्दोजहद उसकी तरफ से लगातार की जा रही है। यूपी जोड़ो यात्रा भी निकाली गई कांग्रेस की तरफ से। आप कैसे देखते हैं फिलहाल कांग्रेस की स्थिति को और जो अनौपचारिक तौर पर जो बातचीत शुरू हुई है समाजवादी पार्टी से सीट की शेयरिंग को लेकर, जहां ये कहा जा रहा है कि जो 2009 का लोकसभा इलेक्शन का जो फॉर्मूला था जहां 30 सीटें दी गई थी उसी पर बात की जाए, लेकिन नेशनल नेतृत्व कह रहा है कि 25 सीटों पर बात की जाए। क्या आपको लग रहा है वाकई में 30 या 25 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार हो जाएगी, जहां 2019 में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी? देखिए बुशरा साहबा, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा और दूसरा सीट शेयरिंग को लेकर। तो पहले न्याय यात्रा पे बात कर लेते हैं। राहुल गांधी यकीनन उत्तर प्रदेश भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और यकीन एक पुरानी फ्रेज भी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह मानी जाती है कि उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 80 सीटें वहां से आती है और जो किसी भी पार्टी के लिए हासिल करना एक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सभी राजनीतिक दलों के लिए और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण।
अब रहा न्याय यात्रा के बाद, दरअसल राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल क्यों रहे, इसके पीछे राहुल गांधी का सोच क्या है, इसके पीछे राहुल गांधी का क्या विचार है, इसके पीछे राहुल गांधी का क्या दर्शन है, इसको समझने की जरूरत है और दर्शकों को समझाने की जरूरत है। देखिए, राहुल गांधी ने जब पहली भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो दक्षिण से शुरू होकर उत्तर कश्मीर तक खत्म हुई थी, उसके पीछे जो बुनियादी फलसफा ये था कि उसके उसका फलसफा मोहब्बत हम का पैगाम लेके निकले, लेकिन बुनियादी तौर पर उस यात्रा के माध्यम से जो संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई थी लोगों के से सीधे तौर पर, उसकी वजह ये थी कि राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर यह कहा था कि देश के अंदर हमारी बात अब मुख्य धारा का मीडिया दिखाता नहीं है, तो हम अपनी बात को जनता तक कैसे पहुंचाएं, हम अपने पैगाम को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। ये उसकी बुनियादी वजह थी। कांग्रेस पार्टी इसलिए लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश की थी, और इसलिए उन्होंने 4,500 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर भारत तक इसी यात्रा का न्याय तो जी है। जी बिलाल साहब, आपको मैं रोक रही हूँ। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए। इतने में रविकांत जी के पास मैं जा रही हूँ। रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं फिलहाल, अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में अगर 11 दिन गुजारने वाली है और 20 जिले वहां से अगर कवर हो रहे हैं, तो इससे तो समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है, ये हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अयोध्या नहीं जाएगी ये यात्रा, ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। कैसे देखते हैं आप इसको? वाराणसी से शुरुआत तो होगी, लेकिन अयोध्या नहीं जाएगी ये यात्रा। देखिए बुशरा जी, जितनी ये यात्रा महत्वपूर्ण है, उतना ही उत्तर प्रदेश में चुनौतीपूर्ण भी है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जब उसका चुनाव किया है कि वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले हैं, 20 जिलों में वो यात्रा करेंगे, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीन खोई है, उसको कहीं पाने की जद्दोजहद है। लेकिन 1989 के बाद एक बड़ी सफलता 2009 में कांग्रेस पार्टी को मिली थी लोकसभा चुनाव में, जब तक करीब करीब 21 या 22 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हालांकि उसके अपने कुछ कारण थे, तात्कालिक कारण भी थे। कमोबेश वही परिस्थितियां आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हैं। जो अल्पसंख्यक वोट है वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, और दूसरा एक बड़ा चंक वो दलित वोट बैंक का है। अगर आप इनको आंकड़ों में देखेंगे तो 21.5% दलित है और 18% मुस्लिम वोटर है। ये दोनों ही वोटर इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़ी शिद्दत के साथ देख रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जो उम्मीदें पूरे देश के लोगों को हैं, कमोबेश उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को भी है। लेकिन इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जिन दो समाजों पर हमले हुए हैं, उनके अधिकारों को छलनी किया गया है, उनका आत्मसम्मान छीना गया है, यहां तक कि शारीरिक हिंसा हुई है, ये तो तमाम वो लुम्पेन ग्रुप्स के जरिए हुई है। दूसरी तरफ सरकारी तंत्र ने भी जिस तरह से इन दोनों समाजों को एक तरह से शिकंजा उन पर कसा है, कहीं बुलडोजर चला है तो कहीं नौकरियां छीन ली गई हैं, आरक्षण ध्वस्त किया जा रहा है। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा बेचैनी इन दोनों समाज में। लेकिन उन दोनों में भी एक का जो फर्क है कि जो दलित समाज है, और खास करके जो अम्बेडकराइट है, वो दलित के बाहर भी उसकी पहुंच है, ओबीसी में भी है, अल्पसंख्यक तबके में भी है, और बहुत सारे अपर कास्ट के भी लोग हैं जो अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, जो देश में लोकतंत्र और संविधान को चाहते हैं। तो अम्बेडकराइट जो दायरा है वो पिछले 10 साल से सबसे ज्यादा टकरा रहा है। उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, और वो इस बात को समझता भी है कि लोकतंत्र और इस संविधान के नुकसान होने का या उसके कमजोर होने का उसके ऊपर असर क्या पड़ने वाला है। घोषित तौर पर
हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। और हिंदू राष्ट्र क्या है, जिसके बारे में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में ही उस किताब में लिख दिया था, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि हिंदू राष्ट्र अगर कभी होता है तो सबसे बड़ी आपदा दलितों के ऊपर होगी, इसलिए किसी भी कीमत पर उसे रोका जाना चाहिए। उस विचार का मुकाबला करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा फैसला 1956 में लिया, जब उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। आज वो छटपटाहट उस दलित समाज में दिखाई पड़ रही है। बुद्धिज्म को लेकर के भी जमीन पर एक लहर है, अगर आप देखेंगे गांवों में, कस्बों में, तो ये मुकाबला उस तरह से चल रहा है। लेकिन खुद संविधान और लोकतंत्र की जो तासीर है कि परिवर्तन, बदलाव इसी राजनीति के जरिए, चुनावों के जरिए होता है। तो जो छटपटाहट दिखाई पड़ रही है, उसको राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा भुना सकती है, उसे अपने साथ जोड़ सकती है, वो भरोसा पैदा कर सकती है, और उस लिहाज से मुझे ये महत्वपूर्ण लग रही है। लेकिन ये यात्रा कितना कर पाएगी, इसलिए मैंने कहा कि वो चुनौतीपूर्ण भी है। अब 2009 में जो परिस्थितियां थी, उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपने सीटों की डिमांड भी कर रही है, गठबंधन से जो समाजवादी पार्टी है। लेकिन एक चुनौती यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत है? क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उस तरह से उस नैरेटिव को लेकर के जा रहा है, या उस न्याय यात्रा के समानांतर जो नैरेटिव होगा उसको जमीन पर ले जाने में क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है? ये बड़ी चुनौती है। और अगर इस चुनौती पर काबू राहुल गांधी और उनकी टीम पा लेती है, तो बुशरा जी, चुनाव के नतीजे आश्चर्य में डालेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 40% तबका इस समय, मतलब मैं केवल दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं, पिछड़ों पर भी जो हुआ है वो भी देख रहे हैं, ये उस बदलाव के लिए बेचैन है। तो उसकी आग को, उसकी वेदना को और उसके इस छटपटाहट को अगर ये न्याय यात्रा कनेक्ट कर पाती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी मैसेजिंग ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे राजनीतिक रूप से भुनाने में भी वो कामयाब हो सकते हैं। बुशरा जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर रखी हैं प्रोफेसर रविकांत जी। बिलाल साहब, आपसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि चुनौतियां भी बहुत हैं, और हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा अगर कम्युनल पॉलिटिक्स या हेट पॉलिटिक्स कहीं सबसे ज्यादा देखने के लिए मिली है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो इसके मास्टर माने जाते हैं, और अब ऐसे में अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर पूरी सियासत, पूरे देश की सियासत का केंद्र उसको बनाया गया है। और बीजेपी को ये लगता है कि एक बार फिर से राम मंदिर के सहारे उसको लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, इसलिए उसका सारा फोकस वहीं पर होता जा रहा है और मीडिया तमाम उसके साथ लगा हुआ है। अल्पसंख्यक समाज जो है वो दरअसल इस वक्त अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक के तौर पर अपने आप को देखता है, उसकी वही हैसियत बनाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ भी मुसलमान एक आस भरी निगाह से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वो वोट करते रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और 11 दिन राहुल गांधी वहां पर गुजारने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम चुनौतियों को और इस इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में फिलहाल? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की भूमि पर कांग्रेस पार्टी काफी दिनों से संघर्ष कर रही है और अपनी पारंपरिक जमीन, राजनीतिक जमीन को पाने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर किए। बुनियादी सवाल मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में यह है कि कांग्रेस वहां पर किस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारे, और उसके लिए राहुल गांधी ने जो यात्रा का जो 11 दिन का समय उत्तर प्रदेश में दिया है वो इसीलिए दिया है कि ताकि राहुल गांधी 2024 और इंडिया गठबंधन का जो राजनीतिक समीकरण है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश के अंदर
राजनीतिक समीकरण है उसको एक वैचारिक आधार प्रदान कर सके। इसलिए राहुल गांधी ने इस न्याय यात्रा को निकाला और इसलिए ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर 11 दिन गुजारेगी और जिन जिन रास्तों से होके ये यात्रा गुजरेगी वहां पर यकीनन कांग्रेस पार्टी अपने कार्डर के माध्यम से लोगों को यात्रा और राहुल गांधी के संपर्क में लाने की कोशिश करेगी और उन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गैल्वेनाइज होगा, चार्ज होगा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए वैचारिक रूप से तैयार भी होगा। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा उस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी की यात्रा केवल राजनीतिक समीकरण का नैरेटिव सेट नहीं करेगी बल्कि जो सामाजिक जो एक पृष्ठभूमि है और जो एक न्याय की मांग है, चाहे उसमें दलित हैं, चाहे उसमें पिछड़े हैं, चाहे उसमें वंचित हैं, जो वो सभी लोग जो उत्पीड़न का शिकार हैं उनकी एक आवाज बनना चाहते हैं राहुल गांधी। इसलिए इस न्याय यात्रा के माध्यम से वो उस पक्ष के लिए, उस शोषित पक्ष के लिए, उस पीड़ित पक्ष के लिए इसका एक आधार तैयार करेंगे। तो यकीनन एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियां हैं, दूसरी तरफ न्याय यात्रा की मांग है। अब देखना यह भी है कि कांग्रेस पार्टी का जो काडर है वो इस यात्रा के निहितार्थ को राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरह से देखता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे भुनाने की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में किस तरह की एक अंगणित या कहिए कि उसका समीकरण सीट शेयरिंग के माध्यम से तैयार करता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। रहा सवाल सीट मांगने का, तो देखिए कांग्रेस का जो अगर आप 2019 भी देखें, फिर 2022 देखें, फिर 2014 भी देखें, तो इन सभी इलेक्शंस के अंदर अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो यकीनन कांग्रेस की वोट का जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है वो काफी वीक रहा है। समाजवादी पार्टी वहां एक शक्तिशाली पार्टी है और इस चीज को भी अभी डिनाई नहीं किया जा सकता कि आगामी समय में बहुजन समाज पार्टी भी हो सकता है इंडिया गठबंधन के अलायंस का हिस्सा हो। इसको भी अभी संभावनाओं को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो सीटें जिस पर उससे कॉन्फिडेंस है, जिस पर उसके पास बहुशाली और बाहुबली किस्म के, बाहुबली तो नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली किस्म के उम्मीदवार मौजूद हैं, वहां पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। भले ही उसे सीटें कम मिले लेकिन उसकी विनेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी यानी कि उसकी जीतने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीट ज्यादा ले ले और विनेबिलिटी में कन्वर्ट ना हो। इस चीज का खासतौर से कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। सीटें उतनी ही मांगनी चाहिए कांग्रेस को जहां पर वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सके और जहां पर वो सीटें जीत सके, ताकि समाजवादी पार्टी का भी एक स्पेस बने और ये इंडिया गठबंधन में जो दोनों घटक दल हैं ये दोनों विनेबिलिटी के एतबार से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों को धरातल पर उतार सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब रहा सवाल के माहौल का, जो आपने कहा राममय बनाने की कोशिश की जा रही है, तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से समाज एक सवाल पूछ रहा है पिछले 10 साल से कि जिन कर्तव्यों को लेकर, जिस कमिटमेंट्स को लेकर और जिस वादों को लेकर आप पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, उनको आपने धरातल पर उतारने के लिए क्या किया। अगर आप पिछले 10 साल से महंगाई कम नहीं कर पाए, गरीबी रेखा से लोगों को बाहर नहीं निकाल पाए, या आपने बेरोजगारी के वादों को, जो समाज के अंदर जो बेरोजगारी फैली है उसके लिए आपने कोई नीतिगत कार्यक्रम नहीं बनाए, तो ये सारे वो बुनियादी सवाल हैं जो जनता यकीनन इनसे पूछेगी और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर धरातल पर यही सवाल उत्तर प्रदेश की भूमि में खड़ा करेंगे कि जिन वादों को लेकर आप आए थे उसमें जो महत्वपूर्ण चुनौती महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उस पर लेकर आप पूरी तरह नकारा साबित हुए। राजनीतिक समीकरण शोषित जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित समाज है, जिनके अभिमान पर चोट पहुंचाई गई है, जिनको धर्म के नाम पर पीड़ा पहुंचाई गई है, जिनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया, वो एक पॉलिटिकल समीकरण है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो वही के वही खड़े हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा इन सभी
सवालों को लेकर सोशल पॉलिटिकल नैरेटिव का एक आधार तैयार करेगी, जो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर एक लाभकारी साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर विकांत जी, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि इनवाइट किया गया है इस भारत न्याय यात्रा में तमाम इंडिया के जो घटक दल हैं, उनको भी जहां जहां से जिन जिन राज्यों से ये यात्रा होकर गुजरेगी और जिन जिन राज्यों में इंडिया के घटक दल मौजूद हैं, अगर, क्योंकि एक बड़ा काडर है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, इसको नकारा नहीं जा सकता है, वो उसी स्टेट की से बनी हुई पार्टी है, वहीं की वो राजनीति करती है। कांग्रेस ने भी बड़े पैमाने पर अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की पूरी कोशिश की है। अगर ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता एक साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में जो 11 दिन गुजरेगी रहेगी, अगर निकलते हैं, तो क्या आपको लगता है एक मजबूत नैरेटिव सेट करने में उस वक्त, जिस वक्त वहां पूरे जनवरी के महीने में राम मंदिर को लेकर सियासत हो रही है, क्या कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बयानबाजी भी हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है, दूसरे दलों की तरफ से भी हो रही है, जिससे पूरे तौर पर बचना चाहिए। आपको पता है कि पहले से ही बीजेपी तो पूरे हाथ पैर सबसे तैयार है कि आप कुछ बोले और उसको वो हाथों हाथ ले, उससे बचना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है इससे एक नैरेटिव सेट करने में क्या कामयाब हो पाएंगे ये दोनों दल? देखिए बुशरा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा अगर किसी के पास कैडर है तो वो सिर्फ बीएसपी है। सपा के पास एक भीड़ है और उनके पास बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन उनका कैडराइजेशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी जो कमजोरी सपा की है वो यहीं पर निहित है। कांग्रेस पार्टी के पास अभी उस तरह से कार्यकर्ता ही नहीं है, तो कैडराइजेशन का सवाल ही कहां खड़ा होता है। हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी अगर इसके साथ आती है थोड़ा अनुशासन बना करके, क्योंकि ये आरोप बराबर लगते रहे हैं और इसका सामना तो सपा को करना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से बहुत अज्ञानता का परिचय देते हुए जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, कहीं सड़क पर फीता काट रहे थे, कहीं कुछ और कर रहे थे। और ऐसे दौर में जब मीडिया पूरा बिका हुआ है, जब मीडिया प्रोपेगेंडा खड़ा करने में वक्त नहीं लगाता है, उस समय आपकी एक भी गलती बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए कैडराइजेशन की जरूरत होती है, वो चीज नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, इसलिए आएंगे कि उन्हें मालूम है कि ये परिस्थितियां जो कांग्रेस की हैं, अगर कांग्रेस वास्तव में राहुल गांधी के साथ एकजुट होती है उत्तर प्रदेश में और वो कामयाब होती है, तो मैं फिर वही 2009 की बात करूंगा। और उस समय दो बड़ी घटनाएं हुई थी। एक तो कल्याण सिंह को मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी के साथ जोड़ा था। दूसरा बेनी प्रसाद वर्मा, जो उत्तर प्रदेश में कुर्मी लीडर थे, बड़े कुर्मी लीडर थे, अगर मैं ये कहूं कि उस समय के सबसे बड़े कुर्मी लीडर थे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए थे। इन दो फैक्टर्स ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया था। और तीसरा ये था कि जो मनरेगा से लेकर के आरटीआई, तमाम इस तरह के फैसले हुए थे यूपीए 1 में, और उनका प्रभाव जमीन पर दिख रहा था। तो जो गरीब लोग थे जिनको रोजगार मिला था, दलितों पिछड़ों के लिए बहुत सारे फैसले हुए थे राजीव गांधी फेलोशिप से लेकर के, तो इसका प्रभाव जो जमीन पर गया उसने कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई थी उत्तर प्रदेश में। इस समय भी जब मैं ये कह रहा हूं कि कमोबेश वही परिस्थितियां हैं, तो जो अल्पसंख्यक है वो सपा से ज्यादा कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहा है। वही हालत दलित समाज की भी है। और जमीन पर जो स्थितियां रही हैं कि दलित सपा से ज्यादा कांग्रेस में कंफर्ट होता है, बल्कि अगर आमना सामना सपा और बीजेपी का होता है तो फिर वो बीजेपी के साथ चला जाता है, जो पिछले 22 के चुनाव में हुआ। कांग्रेस का इंडिया अलायंस सपा के साथ आना इसलिए ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है कि जो दलित समाज, जो अति पिछड़ा सपा के साथ जाने में कंफर्ट नहीं था, वो इंडिया अलायंस के साथ जाएगा, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी होगी और हो सकता है देर सबेर बीएसपी भी आ जाए। लेकिन इसका वो फायदा कैसे उठाएंगे और कैसे उसको चुनावी राजनीति में उसका वो फायदा उठा पाएंगे, ये तभी होगा जब आप एक नैरेटिव पैदा करेंगे। अब ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसका नैरेटिव क्या बनता है?
राहुल गांधी जिन बातों को भारत जोड़ो यात्रा में कहते रहे हैं वे बातें तो होगी ही। उसमें चाहे सांप्रदायिक नफरत रही हो, हिंसा रही हो और प्रेम और स्नेह की बात रही हो, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के सवाल रहे हो, लेकिन बदलाव की बात करना इस समय कि इस सरकार ने पिछले 10 साल में जो चोट पहुंचाई है संविधान पर और लोकतंत्र पर, उसने इन समाजों को कहां पहुंचा दिया है। जब तक आप इसको नहीं कनेक्ट करेंगे, अब केवल आप ये सैद्धांतिक बात करेंगे कि संविधान कमजोर हुआ है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं, ये बात उन गरीबों और साधारण लोगों में नहीं पहुंच पाती। उसका क्या प्रभाव हुआ है जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि इस सरकार ने आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं दी, उनके लिए नौकरियां नहीं दी, नौकरियां उन्होंने खत्म कर दी और आपको 5 किलो की राशन में लगा दिया। अगर इन्हीं लोगों के पास रोजगार होता तो वो 50 किलो राशन खरीदने की ताकत रखते। ये आपसे छीन लिया, आपका आत्मसम्मान छीन लिया और आपको भिखमंगों की तरह लाइन में लगा दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया इस सरकार ने, और जिस तरह से जिसको चाहे मन में आता है उसको, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की गई। दलितों के साथ क्या हाथरस में क्या हुआ था, इन सवालों को अगर राहुल गांधी उठाते हैं उस पूरी न्याय यात्रा के जरिए, और उसमें उन्होंने 3 न्याय की बात वो कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय तो वो परिवर्तन के साथ आ जाएगा, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, पिछले 10 साल में नोटबंदी से होते हुए कोरोना काल तक गरीबों की तादाद बढ़ी है, उनकी आमदनी घटी है, और कोरोना काल में वो तमाम मेडिकल की कंपनियां 5 गुना अमीर हो गई, अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ये कैसे हुआ, ये सितम कैसे हुआ, ये बताने की जरूरत है। और आमदनी 2022 में दोगुनी करने का वादा हो रहा था, वो नहीं हुआ, उल्टे किसानों पर लाठियां पड़ती हैं, किसान शहीद होते हैं जब वो आंदोलन करते हैं अपनी जमीन बचाने के लिए। तो सरकार उस कारपोरेट के साथ मिलकर के किसानों की जमीनें हड़पना चाहती है और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को गुलाम बनाकर के रखना चाहती है। कुछ चंद लोगों का सत्ता पर कब्जा होगा और उसी तरह से बुलडोजर न्याय होगा। ये बातें रखनी होंगी इस पूरे न्याय यात्रा के जरिए, तो निश्चित रूप से ये न्याय यात्रा चुनावी बदलाव को भी रेखांकित कर सकती है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं बिलाल साहब कि लगातार जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, ममता बनर्जी के भतीजे की बात करें, एक लंबी फहरिस्त है। जिन नेताओं के घरों पर ईडी के समन जा रहे हैं, लगातार रेड्स हो रही है, हर दिन ये हम खबर देख रहे हैं। तो बीजेपी तो ये कोशिश पूरी कर रही है कि कैसे भी करके इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए, उसमें फूट डाली जाए या उसकी रफ्तार को इतना धीमा कर दिया जाए, वो उसके साथ एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए ताकि लोगों को ये विश्वास ना पैदा हो कि अगर कोई लड़ सकता है अगर मोदी या बीजेपी से, तो वो ये इंडिया के ये 28 दल हैं जो एक साथ आकर खड़े हुए हैं। ये पूरी कोशिश बीजेपी की है। क्या आपको लग रहा है अभी जो इंडिया गठबंधन है उसको अपनी रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है और ज्यादा धार लाने की जरूरत है? और सीट बंटवारे और सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत हो रही है वो भी थोड़ा सा भी लगता है कि धीमी है। बातचीत शुरू हो गई है, एक स्पीड पकड़ी है, लेकिन उसमें अभी लग रहा है कि रफ्तार की थोड़ी कमी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए बुशरा साहबा, जहां तक कांग्रेस और घटक दलों के सीट शेयरिंग का सवाल है, तो ये प्रोसेस बेसिकली शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने तकरीबन 11 स्टेट्स के अपनी पार्टी के यूनिट से बात कर ली है और उसके बाद उस यूनिट ने, कांग्रेस पार्टी ने जो एक हाईकमान कमेटी बनाई है मुकुल वासनिक की नेतृत्व, उसको अपने इनपुट्स दे दिए। उसी के आधार पर ये जो ग्रुप है हाई पावर कमेटी, ये घटक दलों से बात करने जा रही है और इसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये इंटरनल पार्टी का इंटरनल सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जहां तक नैरेटिव की बात है,
वो एक अलग पार्ट है कि इंडिया गठबंधन अपना नैरेटिव कैसे बनाए समाज के अंदर, और इसके अंदर किस तरह से इसे सिंक्रोनाइज करे ताकि डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस ना सुनने को मिले। ये तो ये चीज महत्वपूर्ण जरूरी है। और दूसरा एक आपने सवाल किया था कि इंडिया गठबंधन कि में 28 दल शामिल है और जिस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है, इसको समझने की जरूरत है और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को समझाने की भी जरूरत है। दरअसल आप देखिए कि एक तरफा ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार। आखिर वो ये नारा जो दिया जा रहा है, इसका आधार क्या है? दरअसल जो 22 जनवरी से उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम मंदिर निर्माण और का जो सिलसिला है, उसको एक पूरे राष्ट्रीय परसेप्शन में डेवलप करने की बात है कि हमने राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को एक तरह से धराशायी कर दिया और देश के अंदर जो कमिटमेंट किए थे धारा 370 और राम मंदिर जैसे कमिटमेंट हमने पूरे कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम राम मंदिर के मुद्दे का जिस तरह से भव्यात्मक तरीके से एक जश्न मनाने जा रहे हैं 22 जनवरी से, उसके माध्यम से हम पूरे देश के अंदर 400 सीटें प्राप्त कर लेंगे। अगर आप इतने ही राम मंदिर भरोसे हैं तो फिर आप झारखंड के अंदर शिबू सोरेन पर क्यों ईडी और सीबीआई का प्रेशर बनाते हैं, खासतौर से चुनाव के समय? फिर केजरीवाल पर आप क्यों प्रेशर बनाते हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव के समय? फिर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर इस तरह का प्रेशर क्यों बनाते हैं? और फिर मायावती पर ये दबाव क्यों बनाते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़े? फिर तेजस्वी यादव पर ईडी के समन क्यों भेजे जाते हैं? और फिर नीतीश बाबू पर क्यों डोरे डाले जाते हैं कि वो गठबंधन में आ जाए? फिर समाजवादी पार्टी को अप्रोक्ष रूप से क्यों कहा जाता है कि साहब आप अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं? इस तरह की खबरें आती हैं। तो ऐसा क्यों है? दरअसल वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट को पता है कि अवधारणा अपनी जगह है, राम मंदिर का परसेप्शन अपनी जगह है, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो एक राजनीतिक समीकरण है, जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और जो इसकी धरातल की सच्चाई है 28 दलों की, अगर इस गठबंधन के राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त नहीं किया गया तो हम राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीत सकते। उनको इस बात का एहसास है कि इंडिया गठबंधन का जो राजनीतिक समीकरण पूरे देश में बनने जा रहा है, यह राम मंदिर के अवधारणा पे भी हावी हो सकता है। ये इस धरातल की सच्चाई है। इसलिए इस गठबंधन के समीकरण को तोड़ना चाहते हैं वो, ताकि इस गठबंधन के समीकरण को तोड़ दो ताकि हम ये परसेप्शन में क्रिएट कर सके हम राम मंदिर के मुद्दे पे लड़े थे। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, जब आप कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जिनके अगुवाई में पूरा राम मंदिर आंदोलन चला, लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह उसमें सब लोग, मुरली मनोहर जोशी शामिल थे। जब कल्याण सिंह की भारतीय जनता पार्टी से ऐसे बात बिगड़ी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, तो उन्होंने रिकॉर्ड पर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं आती, बल्कि सामाजिक समीकरण यानी सोशल इंजीनियरिंग जो मैंने बनाई थी पिछड़ों की और अपर कास्ट की और दलितों की, उस आधार पर आती है। तो ये साबित करता है कि जो समीकरण है वो किसी भी तरह की अवधारणा पर हावी हो सकता है। ये मेरा मकसद कहने का है कि इसलिए इस राजनीतिक समीकरण को तोड़ना चाहती है और परसेप्शन में ये कहना चाहती है कि हम राम मंदिर लहर पे जीते। दरअसल लहर वहर कुछ नहीं है, लहर जो थी वो खत्म हो गई। राम मंदिर का मुद्दा इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता क्योंकि मुसलमानों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका स्वागत कर दिया है। तो अब विरोध कैसा? अगर आप इसे अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध जाके खड़ा करते तब तो ये सांप्रदायिकता में बदलता, तब तो ये पोलराइज होता। आज इसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर एक पॉजिटिव फॉर्म में तो आ सकता है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं आ सकता अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, क्योंकि मुसलमानों ने भी इसका स्वागत कर दिया। मुसलमान भी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर नुक्ताचीनी नहीं करते और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमें तहे दिल से स्वीकार है, तो हमारा अब कोई झगड़ा नहीं है राम मंदिर के इशू पर। तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अच्छी तरह जानती है कि इंडिया गठबंधन का राजनीतिक समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत राम मंदिर निर्माण के, इसलिए उसे तोड़ना चाहती है।
किसी लोग को कभी किसी दल को कहती है कि तुम अकेले चुनाव लड़ो ताकि त्रिकोणीय हो जाए, कभी कहती है कि तुम उस गठबंधन से हट जाओ ताकि हमें फायदा मिल जाए, कभी कहती है हमारे साथ आ जाओ। इसलिए कहती है कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है कि इंडिया गठबंधन का जो राजनीतिक समीकरण है जब ये धरातल पे उतरेगा तो हमारे लिए परेशानी खड़ा कर देगा, इसलिए इसको तोड़ना जरूरी है। यह है असली वजह। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने इसमें कही है। प्रोफेसर रविकांत जी, आखिरी सवाल आपसे कि हमने देखा कि YM फैक्टर यानी कि यादव मुस्लिम फैक्टर वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत काम करता हुआ नजर आता है। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत अच्छे कोई नतीजे हमने उत्तर प्रदेश में उसके नहीं देखे। इलेक्टोरल जो नतीजे हैं वो बहुत अच्छे हमने नहीं देखे। अब अगर ऐसी सुगबुगाहट है कि बीएसपी भी साथ आ सकती है, तो क्या आपको लग रहा है ये तीनों दल साथ आ सकते हैं, या फिर कोई दो दल ही हैं जो साथ आएंगे, या तीनों दलों के सीट शेयरिंग को लेकर ये तो बहुत ही क्रूशल और बहुत ज्यादा पेच वाली बात हो जाएगी अगर तीनों दल साथ आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही हैं। अभी उन्हें ईडी सीबीआई का डर है, उन्हें बीजेपी की अब बी पार्टी बताया जाता है कि वो उनके पूरे साथी संगी वो नजर आती है, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते आए हैं। अभी इन तीनों अगर ये साथ जाते हैं तो किस फॉर्मूले पर आप इसको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मायावती आखिर तक बिल्कुल वेट करेंगी और तब जाकर अपने पत्ते खोलेंगी? कैसे देख रहे हैं आप इसको? डेफिनेटली मुझे लगता है कि मायावती आखिरी में आएंगी इंडिया अलायंस के साथ, क्योंकि वो इस बात को जानती हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो फिर इस बार उनका वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। अभी 13% के करीब वोट उनके पास है। बीजेपी के साथ तो वो जा नहीं सकती हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अकेले अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो 5% तक उनका वोट आ सकता है, और ये कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम होगा। फिर बीएसपी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। ये मायावती बखूबी जानती होंगी, ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कह रहा हूं। तो इंडिया अलायंस के साथ वो आएंगी। रही बात सीट शेयरिंग की, वो इसी के लिए अभी धींगा मुश्ती कर रही है, वो खींचतान चल भी रही है कि बीएसपी कितनी सीट की अगर वो आए तो, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी थोड़ा सा हो रहा है। अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव ने कहा है कि अगर मायावती को आप लेते हैं तो फिर हम बाहर चले जाएंगे। तो ये कश्मकश चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः ये फाइनलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अभी जो साहब कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश हो या इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स, उसमें जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं उनमें प्रतिनिधित्व को लेकर के जो आकांक्षाएं पैदा हुई हैं उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव से जो गलती हुई कि अगर मीडिया ने कहा कि आप एमवाई समीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं, तो अखिलेश यादव उसको डिनाई नहीं कर सके। जबकि ये भी बात सही है कि केवल एमवाई समीकरण के आधार पर आप सत्ता में नहीं पहुंच सकते, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत थी इस पूरे नैरेटिव को खारिज करने की। और अखिलेश यादव को ये अति पिछड़ी जातियों को, दलितों को अपने साथ जोड़ करके इस बात को साबित करना चाहिए था कि हम सिर्फ एमवाई समीकरण के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते। कांग्रेस पार्टी को भी ये कोशिश करनी होगी, क्योंकि सिर्फ यात्रा से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अभी जो यूपी जोड़ो यात्रा हुई है उससे क्या हासिल हुआ? उत्तर प्रदेश में जब तक आप दलितों के लीडर नहीं पैदा करते, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के लीडर नहीं पैदा करते, उन्हें हिस्सेदारी नहीं देते, उनको भागीदारी नहीं देते, उन्हें नुमाइंदगी नहीं देते, तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल नहीं खड़ा हो सकता। और इसी को बीजेपी ने बखूबी भुनाया है। वो बात अलग है कि उन्होंने दलितों का एजेंडा गायब कर दिया, लेकिन दलित कुछ चेहरे उन्होंने ला करके खड़े कर दिए जिनके मुंह पर पट्टी बांध दी। वही उन्होंने ओबीसी के साथ किया। तो ऐसे लोगों को लेकर के वो आए जो अपने समाज से ही गद्दारी कर सकें, समाज के हितों को अनदेखा कर सकें, बल्कि उनके खिलाफ जा सकें। ऐसे लोगों, कांग्रेस पार्टी और सपा है, इन लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि उन समाजों को नुमाइंदगी भी दे और उनके एजेंडे पर भी आगे बढ़े, जिसकी बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये
गठबंधन कायम हो सकता है और इसको राजनीतिक रूप से भी सफलता मिल सकती है। जी, बिल्कुल। और यही अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये बात करें तो दोनों में ही अभी सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनौपचारिक जो चर्चाएं हैं और बातचीत है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जब तक ये पटल पर नहीं आती है, जब तक एक फॉर्मूला सामने नहीं आता है, तब तक कुछ भी अभी कह पाना मुश्किल है। क्या सम्मानजनक स्थिति कांग्रेस को दी जाएगी, यानी कि उसको वो सीटें दी जाएंगी जिसकी बात लगातार चाहे स्टेट इकाई है, चाहे नेशनल नेतृत्व है, उसकी तरफ से की जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण है आगे आने वाले कुछ दिन। और सबसे ज्यादा जो पेच है वो जाहिर सी बात है सीट शेयरिंग को लेकर है। इस पर अगर बात बन जाती है, बीएसपी अगर साथ आ जाती है, तो कितनी भी कोशिश जो है उनकी तरफ से की जाए बीजेपी की तरफ से पोलराइज करने की, वो उसमें उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपके साथ 7 बजे जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर रोज की तरह। नमस्कार।